वंदे मातरम दोस्तों। हमने अगले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी कि न्याय मंत्री नामक एक जो कहानी थी उसके बारे में अध्ययन किया और साथ ही ये चैप्टर पूरा करने के बाद आपको PDF स्टडी मटेरियल्स भी भेजा गया जिसमें से आपको स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी पाकी बुक में जो लिखना था वो आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम हमारा जो अगला टॉपिक है यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए, जो साहित्य प्रकार की दृष्टि से एक निबंध है। तो दोस्तों इस निबंध में निबंधकार यानी कि इस निबंध के लेखक या तो रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत निबंध में उन्होंने कुछ हमारे समाज में आजकल जो कुछ बुराइयां हमें देखने को मिलती है और खास करके इन बुराइयों में दोस्तों झूठ, बेईमानी, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार आदि घटनाओं आज हम हर रोज प्रतिदिन अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में कई ऐसे समाचार सुनते हैं। साथ ही आज के टेक्नोलॉजी के युग में हमारे मोबाइल के जरिए ऐसी कई घटनाएं जो घटित होती है और यही घटनाओं को देखकर दोस्तों हम कभी कभी उदास हो जाते हैं या तो निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर लेखक इस शीर्षक के अंतर्गत हमें कुछ इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि भाई समाज में होने वाली ऐसी प्रकार की जो बेईमानी की घटना है जो घटित होती है उसके कारण हम निराश हो जाते हैं। तो केवल उसका अर्थ यही नहीं होता कि भाई समाज में अच्छी बातें होते ही हमेशा हर तरफ बुराई है, ऐसा तो बिल्कुल है। पर समाज में आजकल दोस्तों बुराइयों के खिलाफ हमें अच्छे तत्व, अच्छे लोग, ईमानदारी या तो प्रामाणिकता के रास्ते पर चलने वाले कई लोग भी आजकल मिल जाते हैं। यानी कि समाज में ऐसे अच्छे तत्व भी कोई ना कोई प्रकार से आज भी बचे हुए हैं और इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है या तो निराश होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लेखक अपने खुद के ऐसे निजी अनुभव से, अपने खुद के अनुभव के आधार पर जो अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है, इसे देखकर इस लेखक को ऐसा लगता है कि समाज में जैसे बुराइयां हैं तो बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयां भी हैं, बुरे लोग हैं तो बुरे लोगों के साथ साथ भले लोग भी हैं। यानी कि हमेशा हमें इस प्रकार की जो नेगेटिव, बुरे कार्य, बुरे लोग, बुरी घटनाएं, इन सभी को देखकर हमें जीवन में कभी निराश या तो उदास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऐसी अच्छी बातें भी होती है, ऐसी अच्छी घटनाएं भी दोस्तों आजकल घटित होती है जो उसे देखकर हमें निराशा के बदले कभी कभी खुशी का भी एहसास होता है। तो इसी प्रकार से इस पाठ की मूल बात
जो लेखक ने शीर्षक दिया है कि भी क्या निराश हुआ जाए, यानी कि बुरी घटनाओं को, जो संक्षेप में कहे तो समाज में घटने वाली जो ऐसी बुरी कई घटनाएं हैं, तो ऐसी बुराइयों को देखकर हमें कभी उदास या तो निराश होना नहीं चाहिए, क्योंकि इन बुरी घटनाओं के साथ साथ समाज में ऐसी अच्छी घटनाएं भी बहुत कुछ घटती है। जो लोग ईमानदार होते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं और दूसरों को ईमानदारी के रास्ते पर चलने का संदेश भी देते हैं और अपने जीवन में वह आचरण भी करते हैं, इसलिए ऐसे अच्छे तत्व भी हमारे समाज में आजकल बहुत सारे बचे हुए हैं और इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो मूल यही बात, मूल यही विचार पर प्रस्तुत निबंध की जो लेखक ने रचना की है, तो दोस्तों ये लेखक महावीर प्रसाद ये लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत प्रसिद्ध निबंधकार है और इनका यही निबंध है जो हमारी किताब में, हमारे अभ्यासक्रम में यहाँ पर दिया गया। तो दोस्तों इसका हम विस्तार से अभ्यास करें तो यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीन पर ये जो निबंध है उसे आप देख सकते हो और मैं उसे आपको इस निबंध हमें क्या कहना चाहता है, हमें कौन सा संदेश देना चाहता है, उसके बारे में हम विस्तार से इसका अध्ययन करते। तो आप भी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं उसी पाठ को पढ़कर वीडियो को समझने का, यानी कि इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हम थोड़ा संक्षेप में परिचय पा ले तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि पारंपरिक उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और साथ साथ उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से उन्होंने ज्योतिष आचार्य का जो परीक्षा थी वह उन्होंने उत्तीर्ण की थी, यानी कि पास की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के वह एक निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर रहे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया, यानी कि उनकी इन साहित्य सेवा के आधार पर उन्होंने हमारी भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से, यानी कि पद्म भूषण की एक अवार्ड या तो पुरस्कार से उनका सम्मान किया गया था। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है, यानी कि हिंदी साहित्य क्षेत्र में निबंध लेखन, उपन्यास लेखन, साथ साथ समालोचन, यानी कि जो साहित्य लेखन होते हैं उसका उन्होंने जो समीक्षा करके उनकी समालोचक तरीके से भी उनका कार्य किया और साथ साथ साहित्य की शोध के कार्य में, यानी कि रिसर्च के कार्य में भी उन्होंने साहित्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटल, कल्पलता आदि उनके निबंध के संग्रह, यानी कि निबंध की पुस्तकें हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास,
हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा उनके इतिहास के ग्रंथ दोस्तों हमें हिंदी साहित्य में पाए जाते हैं। तो अब इससे आगे हम बढ़े तो यहाँ पर इस निबंध में दोस्तों जैसे कि हमने प्रस्तावना में किया कि प्रस्तुत निबंध की मूल बात लेखक ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि भाई भारतीय समाज में व्याप्त जो हमें आज अनाचार देखने को मिलते हैं, भ्रष्टाचार देखने को मिलते हैं और तभी हम निराश हो जाते हैं, पर वास्तव में मानवीय मूल्य हमें आज भी कभी कभी देखने को मिलता है। इसलिए अपने खुद के जीवन की कुछ घटित घटनाओं को यहाँ पर उन्होंने उदाहरण देकर हमें ये बताने का प्रयास किया है कि भाई हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो अब दोस्तों ये पाठ का हम यहाँ पर आरंभ करें तो लेखक उसके आरंभ में कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। क्या कहता है लेखक कि भाई मेरा मन जो कभी कभी बैठ जाता है और समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो यहाँ पर मन बैठ जाना, तो दोस्तों ये एक मुहावरा है जो यहाँ पर मन बैठ जाना यानी कि उदास होना है। यहाँ पर शब्दार्थ में लिखते हैं भाई मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, यानी कि लेखक कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी उदास हो जाता है या तो निराश हो जाता है। कब कि भाई समाचार पत्र में यानी कि वर्तमान पत्र में पेपर में जब हम ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो दोस्तों ये तस्करी, चोरी, भ्रष्टाचार, लूटपाट, डकैती ऐसे समाचार जब हमें वर्तमान पत्र में यानी कि समाचार पत्रों में जब ये पढ़कर मेरा मन उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। आरोप प्रत्यारोप दोस्तों यानी कि यहाँ पर आरोप के जवाब में शब्दार्थ है आरोप आरोप के जवाब में प्रति आरोप। आरोप के जवाब में प्रति आरोप जो आज समाचार पत्र में बहस देखते, दलीलबाजी देखते कि आरोप के प्रति प्रत्यारोप लगाना, ऐसा ही वातावरण आजकल हमें देखने को मिलता है कि तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश में या तो समाज में कोई ईमानदार, सच्चा कोई आदमी ही नहीं बचा है, सभी लोग बेईमान हो गए, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो हमें एहसास होता है हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, यानी कि हर एक व्यक्ति को हम संदेह, शंका है, संदेह यानी कि हर एक व्यक्ति को हम शंका की दृष्टि से देखते हैं। संदेह कि भाई हर एक व्यक्ति को आज शंका की दृष्टि से या तो संदेह की दृष्टि से
देखा जाता है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति आजकल जितने ही अधिक पद पर, सत्ता पर, आसन पर बैठे होते हैं उन पर इतना ही ज्यादा आरोप लगाया जाता है, या तो उनमें दोष या तो क्षति या तो खामी निकाली जाती है। आजकल हम दोस्तों राजकीय क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में हम देखते हैं कि जितने बड़े पद पर, जितने बड़े स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति है, बड़े अधिकारी है, बड़े नेता है, राजनेता है, उन पर तरह तरह के दोष आरोप लगाए जाते हैं, उनके दोष निकाले जाते हैं, उनकी क्षति या तो उनकी खामी निकाली जाती है। पर तब लेखक कहते हैं, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। क्या कहते हैं लेखक कि आज के समय में, आज के युग में, तो आज के जमाने में सुखी वही लोग हैं जो कुछ नहीं करता, और जो कुछ करता है तो उन पर दोष लगाया जाता है। यानी कि जो कुछ करता है तो उन पर दोष खोजने लगते लोग, उनकी गलती, उनकी भूल, उनकी जो क्षति होती है वह उसमें खोजने लगते हैं। जो कुछ नहीं करता वह सुखी है, जो करता है उनकी लोग तरह तरह की गलतियां, उनकी क्षतियां या तो उनकी कुछ न कुछ प्रकार के उनमें जो दोष होते हैं वह लोग खोजने लगते हैं। उनके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और व्यक्ति के जो सारे गुण होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं वो भुला दिए जाते हैं, और उसकी एक गलती जो होती है, उसे एक दोष होता है, उसे उजागर किया जाता है। इसलिए और उनके जो दोष होते हैं उन्हें बढ़ा चढ़ाकर, यानी कि जो होता है उनसे भी ज्यादा उसे बताकर दिखाया जाता है। दोष किसमें नहीं होते लोग दोस्तों? दोष तो सभी लोग में होते हैं, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, सभी में कुछ न कुछ प्रकार के दोष होते हैं, भूल करते हैं, गलती करते हैं, सभी में होते हैं, पर दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, और यही कारण है कि आजकल समाज में हर आदमी अधिक दोषी हमें दिखाई देते हैं। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं, यानी कि गुणी व्यक्ति बहुत कम दिखाई देते, या तो कभी कभी बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते, और तो निश्चय ही चिंता का विषय। अगर जो ऐसा है तो निश्चय ही हमारे लिए, हमारे समाज के लिए दोस्तों, हमारे भविष्य के लिए चिंता का विषय है, ऐसा लेखक कहते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? यानी कि यही हमारा देश है, यही हमारा भारतवर्ष है कि एक महान भारत वर्ष का, एक महान राष्ट्र का सपना लोकमान्य तिलक जी ने देखा था, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहवर में डूब गया। क्या कहते हैं कि भाई हमारे महापुरुष जो रविंद्रनाथ ठाकुर है, कलागुरु है, मदन मोहन मालवीय जैसे जो संस्कृत सभ्य भारतवर्ष, जो सभ्यता के ये महान महापुरुष है, उनका ये भव्य जो भूतकाल, जो उनका ये अतीत के गहवर में डूब गए। जो हमारे महापुरुषों के जो सपने थे, उनकी जो संस्कृति थी, उनके जो सभ्यता है, वह क्या इस अतीत के गहवर में डूब गए दोस्तों? तो गहवर यानी कि यहाँ पर जो अतीत तो भूतकाल, गहवर यानी कि गड्ढा या तो गुट, जो गहवर में डूब गए, यानी कि ये जो हमारा गड्ढा यानी कि खाडो अपने के गुजराती में,
कि गहवर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्श की मिलन होने महामानव समुद्र क्या सूख ही गया। यानी कि हमारा देश दोस्तों ऐसा कि यहाँ पर सभी देशों से, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग आकर यहाँ पर बस गए। ये दो हमारी जो भारत की भूमि है, मिलन भूमि है। इसलिए लेखक कहते हैं कि वे दुनिया के अन्य देशों से, अन्य राष्ट्र से आने वाले सभी प्रकार के लोग, हमारे जो पूर्वज आर्य है, उनके साथ साथ द्रविड़, हिंदू और मुसलमान और साथ साथ यूरोपीय लोग, ये सभी यहाँ पर भारतीय जो हमारी आदर्श की भूमि है, एक प्रकार से सभी को साथ लेकर चलने वाली मिलनसार जैसी मिलन भूमि है, उनका महामानव समुद्र क्या आज डूब गया है। तो आगे कहते हैं कि वे मेरा मन कहता है कि ऐसा ही नहीं हो सकता, और इसलिए लेखक कहते हैं कि भाई मेरा मन तो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह हमारी भारत की भूमि है, एक प्रकार से मिलन भूमि है, और इसलिए सभी देश के लोगों को यहाँ पर आकर वह बसे और एक आदर्श का पालन करते करते उनमें हिल मिलकर सभी लोग रहने लगे। तो एक आदर्श संस्कृति, एक सुंदर अच्छी संस्कृति जो एक मिलन भूमि है, तो ये क्या महामानव का समुद्र, महामानव यानी कि जो सभी देश से आने वाले सभी लोग जब एक साथ एक ही भूमि पर आकर जो हिल मिलकर आदर्शों का अपने जीवन में पालन कर जब मिल जाते हैं, तब यहाँ पर लेखक इसे महामानव समुद्र यानी कि हमारा भारतवर्ष है महामानव समुद्र की एक श्रेष्ठ भूमि है। और इसलिए लेखक कहते हैं कि भाई हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत ये और रहेगा, और ये हमारे महान मनुष्यों का यानी कि ये सपनों का भारत ये और रहेगा। मनीषी यानी कि ज्ञानी, पंडित। तो पंडित कि भाई सपनों का भारत जरूर रहेगा, यानी कि हमारे जो ज्ञानी देश में रहने वाले हमारे जो पूर्वज थे, ज्ञानी और पंडित थे, उनका सपनों का भारत था, है और आने वाले समय में रहेगा। फिर यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे। दोस्तों आज के समय में हम देख सकते हैं कि आज ऐसा माहौल बना हुआ है, माहौल यानी कि वातावरण, कि भाई जो ईमानदारी से जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है और अपनी आजीविका यानी कि जीविका चलाने वाले आज निरीह यानी कि निराधार। जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, वो आज हमें निरीह दिखाई देते हैं, तो निराधार देखने लगते हैं। और ऐसे जो श्रमजीवी है, जो प्रतिदिन हर दिन का मेहनत करके कमा कर खाते हैं, इसे श्रमजीवी वर्ग है, वो आज पीड़ित है, पीस रहे हैं, उसका शोषण हो रहा है, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे, और साथ ही जो बेईमानी का, झूठ का, फरेब का, छल कपट का जो व्यवसाय करता है, वह आज फल फूल रहे हैं, यानी कि वह आज समाज में हमें सुखी दिखाई देते हैं, वह बड़े बड़े पैमाने पर अपना विकास करता है, अपनी प्रगति करता है, यानी कि फूल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। आजकल जो लोग ईमानदार होता है उसे लोग मूर्ख कहते हैं, मूर्ख समझते हैं, यानी कि उसे मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में, और सच्चाई केवल जो
डरपोक है। भीरू यानी कि जो भोले, डरपोक, और लाचार बेबस यानी कि विवश या तो लाचार लोगों के हिस्से में यानी कि उनके भाग्य में, उनके नसीब में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी। और अगर ऐसी स्थिति है तो ये मानव मूल्यों में लोगों की जो आस्था है यानी कि ये जो विश्वास है वो आज हिलने लगी। लोगों को अब ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि महान मानव मूल्यों यानी कि ये मानव के मूल्यों के बारे में से आज उन्हें आस्था या तो उनकी जो विश्वास है वह उठ गया है, हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाली मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की दी है। और आजकल हमें ऊपर ऊपर जो बुराइयां देखने को मिलती है वह आजकल ये मानव सर्जित यानी कि मानव निर्मित जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां है, बोले तो जो खामियां है, उसके कारण ही आजकल ऐसा वातावरण बना हुआ। तो उसके जिम्मेदार मनुष्य ही है, हम ही है। और सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। यानी कि आजकल मनुष्य ऐसा प्राणी है दोस्तों जो अपने परिस्थिति के अनुसार जो स्थिति होती है उस स्थिति में से बाहर कैसे निकला जाए, उसका सामना कैसे किया जाए, वह आजकल मनुष्य सोचकर समझकर उन विधि निषेधी को वह बनाती है और उन्हें ठीक यानी कि योग्य साबित करने पर उन्हें वह बदलता रहता है। यानी कि अपने परिस्थिति के अनुकूल होने में, उसे अच्छा बनाने में वह जुड़ा रहता है, यानी कि परिस्थिति का सामना करने में वह तत्पर रहता है। और इसीलिए वह नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं। और इसीलिए ही दोस्तों आजकल हम देखते हैं कि कायदे कानून नियम ये सबके लिए बनाए जाते हैं। जो समाज के सभी लोगों के लिए नियम बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। पर ये नियम कभी कभी ऐसा होता है कि नियम सबके लिए बनाए जाते हैं पर सबको वह लागू किया जाता नहीं। कुछ लोग अपनी सत्ता, अपनी क्षमता, अपनी बेईमानी, ऐसे कई कारण से वह अपने नियम से वह निकल जाता है और वह अपने आप को उससे बचाने में सफल हो जाता है। तो यहाँ पर सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग से परीक्षित आदर्श होते टकराते हैं। और कभी कभी हमारे सामाजिक जो कायदे होते हैं, सामाजिक जो कानून होते हैं, वह कभी कभी परीक्षित यानी कि कसौटी पर खरे उतरे हुए। परीक्षित है क्या है? कसौटी पर खरे उतरे हुए। कि जो कसौटी पर खरे उतरे हुए जो आज के जो नियम होते हैं, कायदे कानून, उनके बीच जो संघर्ष होता है यानी कि टकराव होता है, और इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। आलोड़ित यानी कि मथना, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, और उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यानी कि उसे देखकर हमें हताश होना या तो निराश हो जाना सही नहीं है, ठीक नहीं है। और भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। यानी
कि हमारी संस्कृति दोस्तों ऐसी है कि हमारे भारतवर्ष में कभी भी जो संग्रह शक्ति यानी कि जो भौतिक चीज है, भौतिक वस्तुएं है, उसका संग्रह करने को हमने ये भारतवर्ष में कभी ज्यादा या तो अधिक महत्व हमारी संस्कृति ने हमें नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर का महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, और उसके दृष्टि से हमारे मनुष्य के भीतर से जो बैठा हुआ जो महान आंतरिक तत्व दोस्तों, जिसे हम आत्मा तत्व कहते हैं, वह स्थिर भाव से बैठा हुआ है। वही चरम और परम है। और दोस्तों वही हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए चरम और परम है, यानी कि हमारा जो है आत्म तत्व है, वही हमारे लिए सर्वोच्च है, वही चरम और परम है। उनसे आगे हम कभी जा ही नहीं सकते। और लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते। और दोस्तों हम जानते हैं, हम देखते हैं कि भी मनुष्य के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, असत्य, अनीति आदि ऐसे असंख्य ऐसे तत्व है जो हमारे मनुष्य के स्वाभाविक रूप से कायम रहते, विद्यमान रूप में ये रहते हैं। यानी कि सभी लोगों के, ज्यादातर लोगों में काम, क्रोध, मोह आदि जो अनिष्ट तत्व है वह हमें देखने को मिलती है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हें विचार छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट आचरण है। यानी कि उन विकारों को जो हमारे मन में है उसे हमें प्रधान मान लेना और उसे मुख्य शक्ति मान लेना और उन्हें अपनी बुद्धि के इशारे पर छोड़ देना, वह बहुत निकृष्ट आचरण है, यानी कि वह अयोग्य आचरण है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में यहाँ तक पार्ट 1 में यहाँ तक रुकते हैं। पार्ट 2 में यानी कि अगले वीडियो लेक्चर में इस निबंध को हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।